करेंगे खबरों का सिलसिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सनातनी विरोधी बयान के बाद अब कांग्रेस के दो सबसे दिग्गज चेहरे महाकुंभ जाने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संगम में आस्था की डुबकी को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस सनातन विरोधी सेट नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश में है। रिपोर्ट देखिए। संगम में कांग्रेस की सियासी डुबकी। पहले सवाल, अब आस्था वाली चाल। राहुल प्रियंका बोलेंगे हर हर गंगे। कांग्रेस के कई चेहरे अद्भुत अलौकिक महाकुंभ के साक्षी बन चुके हैं और अब खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संगम में हर हर गंगे का जय घोष करते नजर आएंगे। हालांकि तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के महाकुंभ जाने की खबर पर मुहर लगा दी है। उनके मुताबिक अगले हफ्ते पार्टी के दोनों दिग्गज चेहरे महाकुंभ में स्नान करेंगे। देखिए, मैंने पहले कहा है कि प्रयागराज राहुल जी की मातृभूमि है और वहाँ से वो परिवार की उत्पत्ति है। आनंद भवन, स्वराज भवन गांधी परिवार के लिए नया नहीं है। वहाँ से पूरे नेहरू गांधी परिवार की वहीं से शुरुआत है। हमारे सब के लिए नया नहीं है। ये जो भी नए नए लोग जिनको अभी नया शौक लगा है उनके लिए नया है। हमारे लिए वो एक पवित्र स्थान है, हमारे लिए वो देवभूमि है। निश्चित तौर से हम जुड़े हैं वहाँ से, हमारे लोग, हम भी जाएंगे और पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व जाएगा। तो उसकी इच्छा होगी, जिसकी सबकी इच्छा होगी, वो निश्चित चल के त्रिवेणी में स्नान करेगा। जय गंगा मैया होगा, हर हर महादेव होगा। इस बीच राहुल और प्रियंका गांधी के अचानक महाकुंभ जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सनातन विरोधी बयान से सेट नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। राहुल और प्रियंका गांधी के पहले कई कांग्रेसी नेताओं ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, लेकिन इन सब के बीच राहुल और प्रियंका के महाकुंभ स्नान को बीजेपी सियासत बता रही है। बीजेपी कह रही है कि पहले सवाल उठाया था और अब ये आस्था वाली चाल है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुंभ में त्रिवेणी के पवित्र जल में जहां स्नान का आंकड़ा करीब 50 करोड़ पहुंचने वाला है, तो वहीं महाकुंभ में स्नान को लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश ने जहां आंखों पर फिर से तंज कसा है, वहीं महाकुंभ पर विवादित बयान देने वाले एसपी सांसद अफजाल अंसारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रयागराज महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना पवित्र स्नान कर रहे हैं। करीब 50 करोड़ लोग संगम के पवित्र जल में डुबकी लगा चुके हैं। माघी पूर्णिमा के बाद भी लाखों श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम योगी ने कहा कि संगम से श्रद्धालु एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर गए। एक महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के गए हैं। वहीं महाकुंभ स्नान पर सियासी बयानबाजी भी थमने का नाम नहीं ले रही।
अखिलेश यादव ने संगम स्नान के आंकड़ों पर तंज कसा है और स्नान के आंकड़ों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा है। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा है। गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा। गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने महाकुंभ के स्नान पर विवादित बयान दिया था। अफजाल अंसारी पर केस दर्ज किया गया है। गाजीपुर के शादियाबाद थाने में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह की शिकायत पर अफजाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की। धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। किसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत? ये मुकदमा देव प्रकाश सिंह जी के द्वारा पंजीकृत करवाया गया है। अफजाल अंसारी ने अपने विवादित बयान में कहा था कि संगम में नहाने से पाप धुल जाएगा। जो भीड़ देखने को मिल रही है उससे लगता है कि अब नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और उधर बैकुंठ में हाउसफुल हो जाएगा। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में यातायात व्यवस्था पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को खुद सड़क पर उतरने को कहा है। सीएम योगी ने कहा है कि आसपास के किसी जिले में भी जाम न लगे। अधिकारी हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। जहां जाम लगेगा वहां अफसरों की जवाबदेही होगी। महाकुंभ क्षेत्र में संगम और हनुमान मंदिर के आसपास बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को जाम से निपटने और महाकुंभ की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली में चुनाव नतीजों को आए एक हफ्ता होने वाला है, लेकिन नए मुख्यमंत्री को लेकर अब भी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। तो वही खबर यह है कि 19 या 20 फरवरी को दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। आज ही देर रात पीएम मोदी अमेरिका के दौरे से लौट रहे हैं और उनके लौटते ही नई सरकार के गठन की कवायद भी तेज हो जाएगी। और इस बीच दिल्ली में नामकरण की सियासत का आगाज हो गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी पर सीएमओ दिल्ली का एक्स अकाउंट चोरी करने के आरोप लगे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का होमवर्क पूरा है। चुनाव जीतने वाले 48 विधायकों में से 15 विधायकों की एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और इसी लिस्ट से 9 विधायकों का चुनाव किया जाएगा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाएंगे। लेकिन वो नाम कौन से हैं, इसके पत्ते बीजेपी ने नहीं खोले हैं। इंतजार मोदी के अमेरिका से लौटने का हो रहा है। आज देर रात पीएम मोदी की स्वदेश वापसी हो रही है और खबर है कि इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं की पीएम के साथ बैठक होगी, जिसमें नई सरकार पर चर्चा होगी। कल परसों में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, आपके सामने दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। कल परसों में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, आपके सामने दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। सरकार बनाने की कवायद के बीच अरविंद केजरीवाल पर एक और बड़ा आरोप लगा है, जिसे बीजेपी ने डिजिटल लूट का नाम दिया। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट को अपने नाम पर कर लिया है और उसके पोस्ट को डिलीट कर दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी भी लिखी और मामले की जांच के साथ ही पोस्ट को वापस करने की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि करीब 1 दशक पहले सरकारी पैसों और संसाधनों से इस अकाउंट को बनाया गया था, जिसका नाम CMO.Delhi था।
लेकिन अरविंद केजरीवाल और सुश्री अतिशी की सरकार के हारते ही आज वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री के आदेश पर CMO.Delhi के एक्स पोस्ट का नाम केजरीवाल एट वर्क करके केजरीवाल का निजी पोस्ट बना दिया गया है। ये सरकार के डिजिटल लूट का मामला है, इसकी जांच कराई जाए और इसे रोका जाए। चोरी और सीना चोरी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के CMO का ऑफिशियल अकाउंट, जो कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो CMO अकाउंट काम करता है, उस अकाउंट को बदलकर आज अपना अकाउंट बना लेते हैं। उसको टेक ओवर करना ये सीधी सीधी चोरी है, लुटेर, मतलब एक तरफ से ये डिजिटल लूट है। बहुत क्लियर कट लीगल गाइडलाइंस हैं, तो जो लीगल गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ट्विटर के हैंडल को जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाए। दिल्ली में अभी नई सरकार के गठन में कुछ दिन का वक्त जरूर है, लेकिन शपथ लेते ही सरकार का एक्शन में आने का पूरा प्लान तैयार है। पहली कैबिनेट बैठक के एजेंडे से लेकर आगे के सभी कामों का ब्लूप्रिंट तैयार है। यमुना की सफाई के अलावा नई सरकार की कई प्राथमिकताएं हैं, जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। खबर है कि दिल्ली में नई सरकार के बनने के बाद सभी मोहल्ला क्लिनिक को रीब्रांड करने की तैयारी है। दिल्ली की जनता त्रस्त थी इनके झूठे वादों से। ये कहते थे कि हम इलाज फ्री करते हैं, किसी का इलाज फ्री होता नहीं। हम लोग रोज स्ट्रगल करते हैं हॉस्पिटल्स के साथ कि उनका इलाज फ्री हो। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में लोगों के लिए स्ट्रगल करता हूँ। गंगाराम में आयुष्मान भारत लागू है, परंतु दिल्ली की जनता के लिए वह सुविधा नहीं है। हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है, खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है। नाम सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक का ही नहीं बदल सकता, बल्कि कई इलाकों के नाम बदलने की भी कवायद अब शुरू हो चुकी है। इसको लेकर सियासी घमासान भी तेज है। मुस्तफाबाद के बाद अब दिल्ली के बाबरपुर का भी नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। जिस दिन मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने उस दिन भी कहा कि इस बार मुस्तफाबाद का जो M फैक्टर वाला नाम है उस नाम को हटाएंगे, शिव बिहार का या शिवपुरी का नाम हम रखेंगे। मैं मुस्तफाबाद की आवाम से और आप लोगों से वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा। डिजिटल लूट के आरोपों और नाम के सियासत के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई के लिए अब गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है। गृह मंत्रालय ने मांग की है कि BNS की धारा 218 के तहत सत्येंद्र जैन पर केस चलाने की अनुमति मिले। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार भी किया था। फिलहाल वो जमानत पर हैं। इस केस में ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात ट्रंप और मोदी की मुलाकात की। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही खास रहे हैं। यही वजह है कि जब दोनों देशों के नेता एक दूसरे के सामने आए हैं, तब ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए जो कुछ कहा है वो अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेडलाइन बन गया। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। व्हाइट हाउस में दोनों देशों के दिग्गज नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात ने भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की नई बुनियाद रखने का काम किया है। It's a great honor to have Prime Minister Modi of India. He is a great friend of mine for a long time. ये तस्वीरें व्हाइट हाउस में एक नया इतिहास बनाने की हैं। ये तस्वीरें दो दिग्गजों के बीच रिश्तों की नई इबारत की हैं। ये तस्वीरें महाशक्तियों के महामिलन की हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री क्या है, और इसी केमिस्ट्री की बदौलत भारत और अमेरिका में बेहद अहम फैसले हुए हैं। अमेरिका भारत में पहला अहम फैसला है रडार से बचने वाले F-35 फाइटर जेट को लेकर डील। दूसरा अहम फैसला ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस यानी एशिया की शुरुआत, जिससे रक्षा और ऑटोनॉमस सेक्टर में अवसर पैदा होंगे। तीसरा अहम फैसला भारत अमेरिका के बीच IMEC कॉरिडोर, जो भारत से होते हुए मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जाएगा और बाद में इससे अमेरिका भी जुड़ेगा। चौथा अहम फैसला है भारत के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का रास्ता खोलना। इस फैसले से देश को स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती बिजली मिलेगी। पांचवा अहम फैसला है ऊर्जा समझौता। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत के लिए ऑयल और गैस का सबसे बड़ा इंपोर्टर बनेगा। छठा अहम फैसला है आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई।
ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश कट्टरपंथी आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। सातवां और सबसे अहम फैसला कि अमेरिका ने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को सौंपने का फैसला किया है। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जब मुलाकात हुई तब कुछ न कुछ नया जरूर हुआ। ट्रंप से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने बेहद रचनात्मक अंदाज में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन को परिभाषित किया। भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे नेता के तौर पर जानती है जो अपने मन की करते हैं, जो ठान लिया वो किया। यानी ट्रंप की पहचान एक ऐसे नेता की है जिन्हें कूटनीतिक बातों में उलझाना आसान नहीं। लेकिन जब ट्रंप नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो उनकी यही पहचान बदल जाती है। वो मोदी से एक ऐसे नेता की तरह मिलते हैं जिनसे न सिर्फ उनका गहरा राजनीतिक रिश्ता है बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। आप जरा ये तस्वीरें देखिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में विजिटिंग नोट लिख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जब उठने की कोशिश की तो ट्रंप ने खुद आगे आकर उनकी कुर्सी खींची ताकि मोदी को दिक्कत ना हो। Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हुई। सवाल थे कि विश्व बिरादरी में जिस दोस्ती का उदाहरण दिया जाता है वो क्या रंग लाने वाली है। और फिर जब मौका आया तो एक बार फिर साबित हुआ दोनों देशों के एक दूसरे के लिए क्या मायने हैं। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती का ये नया दौर न सिर्फ दो देशों के बीच नई इबारत लिखने वाला है बल्कि विश्व समुदाय के लिए भी इस दोस्ती की बड़ी भूमिका होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी बैठक हुई जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के समर्थन में है। सीएम ने कहा है कि हमारी मंशा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। इन मामलों पर तेज गति से काम करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम के बयान के बाद ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम का कहना है कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने के समर्थन में है। इन मामलों को लेकर सरकार तेज गति से काम कर रही है। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये कंफ्यूजन अलग अलग लाते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे अपने इन वर्गों के खासकर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण 27% है उसको लेकर के हमारी सबकी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। वहीं सीएम के बयान के बाद मामले में सियासत तेज हो चुकी है। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि मामले को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं दिखती। आपकी नीयत ठीक नहीं दिखती है। नीयत इसलिए ठीक नहीं दिखती है
कि ये 5 साल से अगर लंबित है तो उसका भी कोई दोषी है तो आपकी सरकार है। इस सरकार की नीयत सिर्फ वाहवाही लेने की है और जो असल में सब्जेक्टली किसी को फायदा पहुंचना चाहिए, जिसका लाभ होना चाहिए, मध्य प्रदेश के हित में क्या है, ये बाद में सोचती है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से पलटवार देखने को मिला है। देखिए, नियत किसकी खराब है ये मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे से देखा है। कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण का सिर्फ झुंझुना बजाया, ओबीसी वर्ग को ठगा और अपने कार्यकाल में ना दलील की ना वकील की और सिर्फ गलत आंकड़े दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही है, हमने पिछड़े वर्ग के लिए और उनको उचित आरक्षण देने के लिए जो आमूलचूल कदम उठाए हैं, उसी का परिणाम है कि आज ये मार्ग प्रशस्त हो चुका है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर वर्तमान में 75 याचिकाएं लंबित हैं। शुक्रवार 7 फरवरी को 22 मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी लंबित 75 याचिकाओं की सुनवाई 14 फरवरी को करने का निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ग्वालियर से किडनैप हुआ 7 साल का मासूम शिवाय से पुलिस ने मुरैना जिले से सकुशल बरामद कर लिया। जिन बदमाशों ने शिवाय का अपहरण किया था वो पुलिस के दबाव के कारण बच्चे को मुरैना में छोड़कर फरार हो गए थे। हालांकि अपहरणकर्ता अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। चौदह घंटे बाद घर पहुंचा शिवाय। मुरैना से पुलिस ने किया बरामद। किडनैपर्स पर भारी पड़ी पुलिस। सीएम ने की पुलिस की तारीफ। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है, लोगों के चेहरे पर खुशी है। वहीं परिजनों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि ग्वालियर में सीपी कॉलोनी से मां के हाथों से छीनकर अगवा किए गए 6 साल के मासूम शिवाय गुप्ता को पुलिस टीम ने सकुशल घर पहुंचा दिया है, केवल 14 घंटे के अंदर। आखिरकार करीब 15-16 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चा शिवाय अपने घर लौट चुका है। इस वक्त रात के लगभग 1 बज चुके हैं, लेकिन लोग जो है इस बच्चे की आने की खुशियां मना रहे हैं। परिवार भी आप देख सकते हैं कि परिवार में भी लोगों के चेहरे पर खुशी है। बच्चे के पिता हमारे साथ है राहुल गुप्ता जी। राहुल जी, आज का दिन किस तरह से बीता है आपका? मेरा बहुत बुरा दिन था आज, लेकिन मैं सभी का आभारी हूँ। मेरा कन्हैया लौट के आ गया, मेरा बच्चा आ गया। शासन, प्रशासन, मीडिया, सबको आभारी हूँ। अपहरणकर्ता के चंगुल में रहा मासूम शिवाय अपने माता पिता के पास सकुशल लौट आया है। अपराधियों में पकड़े जाने का डर था। जनता भी खुलकर इस घटना के विरोध में सामने आई। नतीजन अपराधी शिवाय को छोड़कर भाग गए। शिवाय की सुरक्षा सबसे जरूरी थी और वो सकुशल लौट आया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मासूम के सकुशल लौटने पर पुलिस को बधाई दी है। जाते समय मां के साथ एक बच्चों को बदमाश ने छीन करके किडनैपिंग का प्रयास किया था और हुई अपहरण की घटना पे पुलिस के द्वारा एक तरह से ये चुनौती के रूप में लिया गया था। मेरी जानकारी में हमने कहा कठोर कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी हालत में बच्चे पे कोई घटना नहीं होना चाहिए। बच्चे को बरामद करना हमारी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करें। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले बच्चों को माँ बाप से बातचीत कराई और उनको बच्चे तक पहुंचने के सारे प्रबंध कर रहे हैं। ग्वालियर से अगवा 7 साल का मासूम शिवाय 14 घंटे बाद मुरैना के काली बसई गांव में मिला। घर लाए गए शिवाय ने सबसे पहले न्यूज़ 18 से बात की। कहाँ, कौन लोग लेकर गए थे, क्या हुआ था? मैं कल मम्मी के संग स्कूल जा रहा था तो मम्मी की आंखों में मिर्ची डालकर मुझे वो उठा कर ले गए। तो वो 20 के स्पीड पे मुझे कहीं पे बाहर ले गए और 4 घंटे मुझे ठंड लग रही थी तो वो घुमाती आई गाड़ी पे और वो खेत पे ले गए, फिर कमाइन पे रस्सी से बांध दिया। इस घटना के बाद न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में चिंता का विषय बन गया था। ग्वालियर, भिंड और मुरैना पुलिस की टीमों ने सघन नाकाबंदी कर रखी थी। इसके लिए पुलिस ने 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। और इसके साथ ही खबर असरदार में बस इतना ही।